बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर एरिया, यानी किसी एरिया में से जितनी नंबर ऑफ लाइंस गुजरेंगी उनकी तादाद को काउंट करके हम बताएंगे ये फ्लक्स है। फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल्टा ए, यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। फ्लक्स मैक्सिमम होता है अगर एरिया और फील्ड पैरेलल हो, और फ्लक्स जीरो मिनिमम होता है अगर फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर हो। ये हमने पढ़ लिया था। और लास्ट में जो चीज हमने पढ़ी थी वो ये थी कि अगर हमारे पास एक चार्ज हो, सिंगल चार्ज हो, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होता है, एक चार्ज का फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसी बात को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा और हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गॉसेस लॉ। टॉपिक का नाम है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो मैं आखिर में बताऊंगा। गॉस ने क्या काम किया और कैसे काम किया, पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि गॉस ने क्या काम किया था। बेटा फर्ज कर लो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इन चार्जेस की वजह से पता लगाएं कि इनका फ्लक्स क्या है, यानी इनमें से कितनी नंबर ऑफ लाइनें निकल रही हैं। तो गॉस कहता है कि जहां पर फ्लक्स निकालना है उस जगह को पहले तो आप बंद कर दें, एक ख्याली सरफेस से, इमेजिनरी सरफेस से उस जगह को बंद कर दें। इस सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये जो सरफेस मैंने बनाई है ये ख्याली है, ख्याली पुलाव, गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब गॉस ने क्या किया सुने, गॉस ने किया ये उसने किया ये कि उसने उन तमाम चार्जेस को पहले तो एक सरफेस, ख्याली सरफेस से बंद किया और उसने बारी बारी एक एक चार्ज को देखा। उसने कहा कि भाई ये जो एक चार्ज है, इस एक चार्ज का जो फ्लक्स होगा φ1 होगा और वो होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये हमने कल ड्राइव किया है कि किसी चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होता है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर मैं इसको मान लूं कि ये पहला चार्ज है Q1, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स निकल रहा है हर तरफ वो होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर उसने कहा दूसरा चार्ज देखें, दूसरा चार्ज उसने कहा फ्लक्स बराबर होगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर उसने कहा तीसरा चार्ज देखें, उसका जो फ्लक्स होगा वो होगा Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
फिर उसने कहा चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से उसने आखिरी चार्ज को मान लिया कि ये nth चार्ज है, इसका फ्लक्स हो गया Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह उसने कहा कि अगर मुझे पूरी बॉडी पर फ्लक्स चाहिए, फिर उसने कहा अगर मुझे पूरी बॉडी पर फ्लक्स चाहिए तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा पहला फ्लक्स, दूसरा फ्लक्स, तीसरा फ्लक्स, यानी सारे फ्लक्स ऐड करना पड़ेंगे। ये गॉस कह रहा है। पहले फ्लक्स की वैल्यू, दूसरे फ्लक्स की वैल्यू, तीसरे फ्लक्स की वैल्यू, चौथे फ्लक्स की वैल्यू, पांचवें फ्लक्स की वैल्यू, आखिरी फ्लक्स की वैल्यू, सब मैंने पुट कर दी। मुझे नजर आ रहा है कि इन सब में कॉमन है एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस 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 Qn। तो फ्लक्स बराबर हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये जो है ये पहला चार्ज जमा दूसरा चार्ज प्लस तीसरा प्लस फोर्थ प्लस सारे चार्ज जमा हो गए, तो इन तमाम जमा शुदा चार्ज को यूं लिख सकते हैं समीशन ऑफ चार्जेस, लिख सकते हैं। पहले मुझे ये बताएं ये सारा काम जो मैंने समझाया ये आपकी समझ आया? पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने काम कराया ये समझ आया? अब थैंक यू। अब जो है ये काम गॉस ने किया, और गॉस ने जब ये काम कर लिया तो अब उसने गॉसेस लॉ दिया, गॉस लॉ। मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप इसको देखें और सुने मैं क्या कह रहा हूं। गॉस ने कहा द टोटल फ्लक्स ओवर एनी hypothetical closed surface, the total flux over any hypothetical closed surface, कहता है किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा हाइपोथेटिकल माने ख्याली, हाइपोथेटिकल माने ख्याली। तो उसने कहा, गॉस ने कहा द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी किसी ख्याली सरफेस से, किसी ख्याली बंद सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है हमेशा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, यानी वो चार्ज जो सरफेस के अंदर आ जाए। ये इसका स्टेटमेंट है, ये आप नोट्स में पढ़ लो। वैसे मैं लिखवा रहा हूं, जिनके पास नोट्स नहीं है वो लिख लें इसका स्टेटमेंट। मैं डिक्टेट करा रहा हूं, लिखें। the total outward flux over any hypothetical closed surface, the total outward flux over any hypothetical closed surface always equal to 1 upon epsilon naught
1/1 epsilon naught times 1/epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. The total charge enclosed by the surface. समी साहिब जो भी हैं, अभी खदीजा ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर हाइपोथेसिस मींस क्या है, हाइपोथेटिकल। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अभी 2 मिनट पहले। 2 मिनट बाद तुम पूछने लगे भाई जिस वक्त मैं बता रहा होता हूं उस वक्त तुम लोग क्या भंग भंग पी हुए होते हो क्या? एक ही बात क्यों पूछते हो? कोई नई बात हो, नया सवाल हो। अभी बताया है 2 मिनट पहले कि हाइपोथेटिकल माने ख्याली, इमेजिनरी। पूरा एक्सप्लेन किया है, उर्दू में एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में भी नहीं किया, मुझे आती नहीं है। फिर तुमने पूछा सर वो हाइपोथेटिकल, सर जुलेखा मर्द था कि औरत थी? अबे भाई एक चीज हो गई ना बेटा, आप क्यों बार बार पूछ रहे हो? सुना करो लेक्चर घर पे बैठ के, तो और आसानी है सुनने की। अपना ध्यान क्लास में लगाओगे तो समझ में आएगा ना मैं क्या बकवास कर रहा हूं, माजरत के साथ। भाईजान गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि उस वक्त समझ में नहीं आती। पहले मैंने गॉस लॉ ने जो काम किया वो बताया, ये गॉस लॉ यहां तक आया। फिर गॉस लॉ ने कहा, अब फिर सुन लें स्टेटमेंट। ये मुनीब आफरीदी जो है, ये मेरा ख्याल है मेरे हाथों से कत्ल होना चाह रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि हाइपोथेटिकल सरफेस के, बेटा ये होती है, एक चीज होती है, बड़ी अच्छी चीज होती है, और ये बस इसके बारे में जरूरी नहीं होता जानना ज्यादा। The total electric flux over any hypothetical closed surface 1/epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. गॉसेस लॉ इंपॉर्टेंट भी है, ये लॉ हो गया खत्म। अब इसकी 3 एप्लीकेशन है सिलेबस में, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूं, एप्लीकेशन के साथ आता है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, इस तरह उसकी एप्लीकेशन है 4। इस तरह गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है 3। कोई सी भी आ सकती है। कौन सी ज्यादा आती है जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कौन सी आती है। अभी पहली जो एप्लीकेशन है वो पढ़ा रहा हूं। पहली एप्लीकेशन है EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a charge sphere, due to a charge sphere। हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर, स्फीयर मतलब फुटबॉल, बॉल। और फर्ज कर लें उस बॉल को मैंने पानी में डुबोया और पानी से निकाला, तो जैसे हर तरफ पानी लग जाता है, इस तरह समझ लें कि ये जो बॉल है इस पे हर तरफ चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज चिपका हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है पूरी फुटबॉल पे बाहर। हमें इस चार्ज स्फीयर की वजह से, इस चार्ज स्फीयर की वजह से इससे बाहर
इससे बाहर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। ऐसा करने के लिए मैं गॉसेस लॉ लगाऊंगा। तो गॉसेस लॉ लगाने से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मेरे पास ड्राइव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने जा रहा हूं ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। और पहली एप्लीकेशन का पहला पार्ट है आउटसाइड द स्फीयर, यानी जिस स्फीयर की वजह से मैं फील्ड मालूम कर रहा हूं उससे बाहर आउटसाइड मालूम करना है फील्ड। ये जो चार्जेस हैं ये फील्ड चार्जेस हैं क्योंकि इनकी वजह से फील्ड पैदा हो रही है। तो गॉस लॉ लगा रहा हूं, जरा अलर्ट रहिएगा बेटा। पहली बात, गॉस लॉ यूज करने के लिए आपको जहां पर फील्ड मालूम करनी होती है वहां पहले फ्लक्स मालूम करना पड़ता है। तो फ्लक्स मालूम करने के लिए उस जगह को बंद करेंगे किससे? हाइपोथेटिकल सरफेस से। वो क्या होती है? ख्याली। मुनीब आफरीदी, आप घर का नंबर दें, मैं आपको घर पे आके समझाऊंगा वो क्या होती है। मैं गरीब आदमी हूं ना, इसलिए तुम लोग खेल रहे हो ना मेरे साथ। हाँ बेटा, मैं गरीब आदमी हूं ना, इसलिए खेल रहे हो मेरे साथ तुम लोग। मेरे पास भी दौलत होती तो तुम लोग ऐसी मजाल नहीं कर सकते थे फिर। हैं? गरीब आदमी हूं ना, इसलिए ऐसा कर रहे हो मेरे साथ तुम लोग। भाईजान ये जो ख्याली पुलाव है ये है गॉसियन सरफेस। गॉसियन, ये जो ख्याली सरफेस होती है इसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। यहां पर मुझे फील्ड निकालनी है, ये पॉइंट है। फर्ज कर लो कि जहां पर फील्ड निकालनी है वो पॉइंट सेंटर ऑफ स्फीयर से r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर मौजूद है। गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के मुताबिक गॉस कहता है कि किसी भी बंद शक्ल से, बंद सरफेस से, ख्याली बंद सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, यानी वो चार्ज जो सरफेस के अंदर आ गया। तो मैंने ये मान लिया कि सारा चार्ज अंदर आ गया, तो सारा चार्ज मान लिया Q है, ये सारा चार्ज आ गया अंदर। क्या बेटा यहां तक समझ में आ गई? बेटा तमाम बच्चों को बताएं, यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब जो है एक फ्लक्स ये गॉस ने निकाला, अब एक फ्लक्स हम निकालेंगे डेफिनेशन के मुताबिक। कल पढ़ाई थी डेफिनेशन, जो फ्लक्स होता है उसका फार्मूला होता है E डॉट डेल्टा ए। फ्लक्स का फार्मूला होता है E डॉट डेल्टा ए। तो सर ये फार्मूला जब E डॉट डेल्टा ए होता है तो सम क्यों लगा दिया? सम मैंने इसलिए लगा दिया कि मैंने अभी इतने हिस्से को डेल्टा ए माना है। तो मैं गॉस नहीं हूं, गॉस डायरेक्ट फ्लक्स निकाल सकता है, मैं टुकड़ों में निकालता हूं। पहले मैं इसका फ्लक्स निकालूंगा,
इतने एरिया का, फिर इतने एरिया का, फिर इतने एरिया का, फिर इतने 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 सबको फिर ऐड करूंगा, तो मैं ये एक फ्लक्स निकालकर फिर सबको ऐड कर दूंगा, सम कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला खुला, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो जब मैंने एरिया रखा तो एरिया की डायरेक्शन जो आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आई, ये हमने कल भी किया था। तो चूंकि पैरेलल आई तो थीटा की जगह क्या रखेंगे? थीटा की जगह एंगल आ जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि चारों तरफ एक जैसी है, इसलिए समेशन से बाहर निकाल देंगे। ये आ गया समीशन ऑफ डेल्टा ए। बेटा ये जो डेल्टा ए है, इन जैसे एरियाज को जमा करूंगा तो ये पूरी फुटबॉल का एरिया मिल जाएगा, गॉसियन सरफेस का पूरे का एरिया मिल जाएगा जब मैं सम करूंगा। तो मेरा बेटा ये वाला फ्लक्स गॉस ने निकाला, ये वाला फ्लक्स हमने फ्रॉम डेफिनेशन सॉल्व किया। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। बाय कंपेयरिंग 1 and 2, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ई को यहां छोड़ दो, ये चीज डिवाइड कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्राइव हो गया बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। क्या बेटा यहां तक समझ में आ गई? ये हमने पहली एप्लीकेशन पढ़ी है, उसका पहला केस है आउटसाइड द स्फीयर। नोट्स में भी देख लो, एज इट इज इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। अब इसकी दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, पहले ये देख लें। अब आप बताएं इसकी मैं पिक भेजूं आपको, या आपने नोट कर लिया है, या नोट्स पढ़ लिए हैं? वो ये कह रहे हैं, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये दो लास्ट स्टेप बताएं। देखें बेटा, ई डेल्टा ए कॉस थीटा, ये तो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला खुल गया। थीटा की जगह 0 डिग्री आया क्योंकि ये पैरेलल थे। कॉस जीरो होता है 1, तो आ गया ई डेल्टा ए, 1 जा ई डेल्टा ए। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि चारों तरफ ये चार्जेस बराबर थे, तो फील्ड एक साथ एक तरह की फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समेशन से बाहर निकाल दिया।
और सम कर रहा हूं डेल्टा एरिया को। जब मैं ये जो छोटे छोटे एरियाज का सम करूंगा तो मुझे इस पूरी फुटबॉल का एरिया मिलेगा जो 4πr² होता है। तो ये आ गया समीशन ऑफ डेल्टा यानी 4πr²। अब इन दोनों को मैंने कंपेयर किया। जी बेटा ताहा अमीन या तलहा अमीन, समझ में आ गई बेटा? जी बेटा क्लियर है आप लोगों? वेक्टर फॉर्म में लिख दें, आर कैप लगा दें, बस वो नोट्स में लिखा हुआ है, वो लिखने के लिए फॉर्मेलिटी होती है कि भाई एग्जाम में लिखना है। वेक्टर में क्या होता है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गई है ना। अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है ना तो यहां पर एरो लगा दें और यहां पर आर कैप लगा दें बस, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है तो लिखना पड़ जाता है, लिख दें आप, ऐसी खास बात नहीं। असल काम तो ये था। अच्छा अभी मैंने आपको पहली एप्लीकेशन का पहला पार्ट कराया है आउटसाइड द स्फीयर। आपने इसकी पिक मांगी है, मैं जरा इसकी पिक आप लोगों को देता हूं। बेटा क्लास के बाद जो है वो मैं इसकी पिक भेज दूंगा, ठीक है? क्लास पिक मैंने ले ली है, क्लास के बाद मैं सेंड करता हूं। अच्छा अब सुने इसका बी पार्ट। पहला पार्ट क्या था? आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर से जो स्फीयर है इसके बाहर फील्ड निकालनी थी। अब इस स्फीयर पर फील्ड निकालनी है, मतलब यहां पर फील्ड निकालनी है स्फीयर पर। अब वो जहां फील्ड निकालनी है वो ये पॉइंट आ गया। मान लो कि ये डिस्टेंस है ए, पहले हमें आर डिस्टेंस पर निकालना था, अब निकालना है ए डिस्टेंस पर। तो गॉस लॉ लगाने के लिए पहले हमने आउटसाइड द स्फीयर की हेडिंग को चेंज करके लिख दिया एट द स्फीयर। स्फीयर पर फील्ड निकाल लो। तो स्फीयर पर जो फील्ड निकाली है उसके लिए पहला काम करते हैं, गॉस लॉ लगाने के लिए सरफेस को ख्याली हाइपोथेटिकल सरफेस से बंद करते हैं। ये जो पॉइंट पी है ना इसको मैं बंद कर रहा हूं, देखो इधर बंद कर दिया। फर्क ये है कि पहले जो गॉसियन सरफेस ख्याली सरफेस थी वो बाहर बनाई थी क्योंकि वो बाहर था। अब मैंने ख्याली सरफेस इसी पर बनाई है
इसलिए आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि चार्ज स्फीयर कहां है और गॉसियन सरफेस, यही चार्ज स्फीयर यही गॉसियन सरफेस भी बन गया। क्या आपके लॉजिक समझ में आई मैंने क्या कहा? ठीक है, अब मैं गॉसेस लॉ लगा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स बराबर है 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज। इक्वेशन नंबर 1 का नाम, फ्रॉम डेफिनेशन समीशन ऑफ ई डॉट डेल्टा ए, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, सारे स्टेप सेम होंगे। फर्क ये होगा कि यहां आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आएगा। क्या आपको ये बात हजम हो गई, डाइजेस्ट हो गई ये बात, या नहीं समझ आई? द ओनली डिफरेंस, फताया को समझ नहीं आई बेटा, इससे पहले जो डिस्टेंस था वो आर था ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर आया था। अब यहां 4 पाई ए स्क्वायर आएगा। सिंपल है, देखो ना, अगर मैं इसको एरिया मानूं तो मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गए, एंगल 0 आया, cos 0 1 हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर दी, समीशन ऑफ डेल्टा ए बचा। अगर मैं इस डेल्टा ए को सम करूंगा, डेल्टा ए को सम करूंगा तो मुझे इस स्फीयर का एरिया मिलेगा। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर माने रेडियस, इसका रेडियस ए था तो 4 पाई ए स्क्वायर आया। पूरा काम वही है, पूरा काम वही है, सिर्फ आर की जगह ए आ गया। क्या कहते हैं बेटा, समझ आई मैंने जो बस समझाया या नहीं आई अभी भी? बेटा इसका दूसरा केस पढ़ो। आप पहला ही केस पढ़ रही हैं, दूसरे केस में ए स्क्वायर की आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आया हुआ है। अरे बेटा डायग्राम में ए है, ये आर नहीं है। नोट्स की बात कर रही है ना, मैं देखता हूं नोट्स, रुके। ओके ओके, मैं मान लेता हूं ये जो आर दिखाया हुआ है ना, ये यहां से बाहर तक का डिस्टेंस दिखाया हुआ है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है ना, ये देखो ना यार, ये 4 पाई ए स्क्वायर दिख रहा है, ये ए स्क्वायर। डायग्राम में करेक्शन कर लें, ये ए स्क्वायर है बेटा, ये देखो ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, बाकी सारा काम वही है। तो पहले बताएं, यहां तक क्लियर है? अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा। इन्हें कंपेयर कर लिया, क्या ये स्टेप समझ में आ गए कि ई यहां छोड़ दिया, ये जाके यहां डिवाइड हो गया? जल्दी बताइए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक नई चीज बता रहा हूं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया।
अगर जितने हिस्से का चार्ज हो और उतने ही हिस्से का एरिया आ जाए तो चार्ज अपॉन एरिया को सिग्मा से शो कर देना। इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/ε0, इसकी जगह आ गया सिग्मा। तो फार्मूला ड्राइव हुआ सिग्मा 1 सिग्मा अपॉन ε0। जी बेटा, क्लियर हो गई बात? ये दूसरा केस है, पहली एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट है। इसकी पिक भी मैं क्लास के बाद भेजता हूं। अब इसका पहली एप्लीकेशन का तीसरा केस जल्दी से समझ लो। तीसरा केस क्या है, यानी पहली एप्लीकेशन का तीसरा पार्ट सी है, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर, देखो ये फुटबॉल है। अब फुटबॉल के अंदर फील्ड निकालनी है, अंदर यहां निकालनी है फील्ड। इसको हमने बंद किया, ये अंदर वाली आ गई गॉसियन सरफेस। चार्ज कहां है? चार्ज तो सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। जब अंदर से देखेंगे ना चार्ज को तो ये बाहर नजर आएगा ऐसे। यहां पर फील्ड निकालनी है। गॉसियन सरफेस ख्याली सरफेस से बंद किया जहां फील्ड निकालनी है। फ्लक्स जीरो आया। फ्लक्स जीरो क्यों आया? क्योंकि गॉस कहता है 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज तो बाहर है, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, बस यही समझाना था। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? पढ़ लीजिए तीसरा केस। इसमें हमने अंदर फील्ड निकाली, अंदर फील्ड नहीं होगी, जीरो होगी। तो ये पहली एप्लीकेशन हो गई। कल इंशाल्लाह मैं आपको सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन करा के इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा पास पेपर के। हाँ जी, नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा, ग्रैंड टेस्ट चैप्टर नंबर 1 का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे।